मुझे बर्ड्स पे बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो है बर्ड लाइफ बहुत रिच है। दुनिया में कुल बर्ड्स की जो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ यानी प्रजातियां हैं वो करीब 12,000 के आसपास होंगी, 10 से 12,000 के आसपास होंगी। और उसमें से सिर्फ इंडिया में 1224 स्पीशीज़ हैं, यानी कि करीब ये परसेंटेज जो बैठता है वो 12% के आसपास बैठता है। यानी कि दुनिया में जितनी स्पीशीज़ मिलती हैं बर्ड्स की, उसमें से 12% से ज़्यादा सिर्फ इंडिया में मिलती हैं। अगर मैं मैमल्स की बात करूं तो मैमल्स मुश्किल से दुनिया में सारे मैमल्स की जो प्रजातियां हैं उसका सिर्फ 4% होंगे, या फिशेस 11% होंगी। लेकिन बर्ड्स जो है वो बहुत मतलब रिच, हमारा जो कंट्री बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा रिच है। और आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि 1200 स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती हैं, और हर तरह के हैबिटेट में मिलती हैं, चाहे वो ज़मीन की सतह हो, समंदर की सतह हो, या हिमालय की ऊंचाई हो, दलदल हो, मार्शलैंड्स हो, झीलें हों, घने जंगल हों, रीट्स हों, सूखी घास हो, घास के मैदान हों, ज़मीनी हर तरह का जो हैबिटेट है वो हमारे हर तरह के हैबिटेट में हमारी बर्ड्स जो है भारतवर्ष में मिलती हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। हर बर्ड की एक रेंज होती है। कुछ बर्ड्स तो ऐसी होती हैं जिनकी रेंज बहुत कम होती है, जैसे सिर्फ आपके गार्डन में होती है। टेलर बर्ड है, वो सिर्फ आपके गार्डन में होती है। मैना जो है वो उससे ज़्यादा उसकी रेंज होती है, या वल्चर जो है उनकी और ज़्यादा रेंज होती है, या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी और ज़्यादा रेंज होती है। तो तमाम बहुत छोटी रेंज से लेके बहुत बड़ी रेंज तक की हर तरह की बर्ड्स जो है हमारे यहाँ मिलती हैं। और हर तरह की बर्ड्स मिलती हैं, चाहे उनकी हैबिट्स के हिसाब से अगर आप ले लीजिए। खाने की अगर आप बात करिए तो कैरियन ईटर भी हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले भी हैं, फल खाने वाले भी हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे हैं जो दूसरी बर्ड्स को मार के, या फिशेस को, या इंसेक्ट्स को, उनको मार के खा जाती हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मिलती हैं जो साइबेरिया से आती हैं और इतने दूर चल के यहाँ पे आती हैं, अपना विंटर के मंथ जो है यहाँ पे पास करती हैं, और इसके बाद फिर वापस हज़ारों मील वापस चली जाती हैं। बर्ड्स की बनावट इस तरह से, जैसी उनकी हैबिट्स होती है, जैसा उनका खान पान होता है, जिस तरह के हैबिटेट में रहती हैं, उसी तरह से उनकी बनावट भी होती है। मान लीजिए बर्ड्स जो माइग्रेट करके आएंगे नेचुरली, वो फुल डेवलप्ड, उनके विंग्स जो हैं फुल डेवलप्ड होंगे। उनको पानी में रहना है तो उनके जो पंजे हैं उनमें फ्लैप्स होंगे ताकि उनको तैरने की भी सुविधा रहे। इसी तरह से जो दूसरी बर्ड्स हैं उनकी जैसी हैबिटेट होगी उसी तरह से उनके सारे अंग होंगे। ज़्यादातर बर्ड्स भारतवर्ष में जो हैं वो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो दुनिया की अगर बात करें तो 3 बर्ड्स ऐसी होंगी जो फ्लाइटलेस होती हैं, यानी कि वो उड़ती नहीं है। उसमें से एक आपके ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, एक एमू है, एक लैटिन अमेरिका में रिया पाई जाती है, वो भी उड़ती नहीं। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। और बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी कि अब वो पाई नहीं जाती हैं। कहते हैं डेड एज डोडो। तो डोडो भी एक बर्ड हुआ करती थी, मॉरिशस में मिलती थी, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई क्योंकि उड़ नहीं पाती थी। जब उड़ नहीं पाती थी उसके बहुत सारे दुश्मन हो गए और वो ख़त्म हो गई थी। तो आर्क बर्ड है, तो ये सारी बहुत सारी पैसेंजर पिजन बर्ड्स है, बहुत सारी बर्ड्स जो है दुनिया से ख़त्म हो गई। कुछ बर्ड जो थी इंडिया में ख़त्म होने के कगार पे हैं, जैसे पिंक हेडेड डक है, वो अब यहाँ पे नहीं दिखती है। इसी तरह से वुडकॉक है, वो नहीं दिखती है। और बहुत सारी बर्ड्स तो इसलिए ख़त्म हो रही हैं कि वो वेटलैंड से उनका ताल्लुक़ है, मार्शेस से ताल्लुक़ है, झील से उनका ताल्लुक़ है, दलदलों से ताल्लुक़ है। और इस तरह की सारी ज़मीनें जो इस तरह के सारी हैबिटेट्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जाहिर है कि उसके साथ साथ जो है वो बर्ड्स भी जो इन हैबिटेट्स में मिलती थी वो ख़त्म हो रही हैं। हमारे बहुत सारे ग्रासलैंड्स ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्रासलैंड के ख़त्म हो जाने की वजह से ग्रासलैंड्स में बर्ड्स जो होती हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जैसे फ्लोरिकैन की बात करें, बंगाल फ्लोरिकैन, ये घास के मैदानों में मिलती थी। यहाँ पे यूपी में बात करें तो दुधवा में मिलती थी, लेकिन अब वहाँ पे चूँकि घास के मैदान ख़त्म हो गए तो नेचुरली ये बर्ड्स भी अब बहुत कम दिखाई देती है। घास जंगलों में आग लगती है, घास के मैदानों में आग लगती है, तो बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं वो एग लेइंग जो उनकी होती है वो ज़मीन पर ही होती है, झाड़ियों के बीच में होती है। जब आग लगती है तो उनकी पूरी की पूरी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनके अंडे ख़त्म हो जाते हैं, उनके नेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ख़तरे हैं। तो सबसे ज़्यादा ख़तरा जो हमारी बर्ड्स को है वो है हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, चाहे वो मार्शी लैंड्स की बात हो, या जंगलों की बात हो, या ग्रासलैंड्स की बात हो। ये ख़तरा आप पूछ सकते हैं कि बर्ड से हमको क्या कोई फ़ायदा भी है। बर्ड्स आर एज़ गुड एज एनिमल्स, मतलब कि सब एक जो हमारी जो फूड चेन है
उस फूड चेन में ये भी उसका पार्ट है। और कई बार बर्ड से तो हमको डायरेक्टली फ़ायदा होता है। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, इंसेक्ट जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बर्ड्स ना होती वो इस कदर मल्टीप्लाई कर जाते कि वो हमारा इस दुनिया में रहना जो है मुश्किल हो जाता है, इतने इंसेक्ट्स हो जाते। और लेकिन बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल में रखती हैं। और इंसेक्ट्स कि उनका क्या होता है, जो हमारी फसलें हैं, इंसेक्ट्स उनको नुकसान करते हैं, लेकिन बर्ड्स की वजह से वो इंसेक्ट की संख्या चूँकि कम रहती है तो वो नुकसान जो है वो बहुत अप्रिशिएबल नहीं होता है और एक तरह से बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा बर्ड जो है पॉलिनेशन में बड़ा क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, जहाँ पे तितलियों का या इंसेक्ट्स का या इनका रोल है, वहीं पे बर्ड्स का भी रोल है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा सीड डिस्पर्सल में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि कुछ सीड डिस्पर्सल इस तरह का होता है कि वो फ़ायदेमंद पौधे जो होते हैं वो एक जगह दूसरी जगह उनके सीड जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि जो ख़राब वीड्स हैं, जैसे लैंटाना की बात करिए, तो लैंटाना के जो बीज हैं वो भी बर्ड्स के साथ जो है एक जगह दूसरी जगह चले आते हैं। तो जहाँ पे लैंटाना नहीं है वहाँ पे भी लैंटाना उगाती है। इसके अलावा बर्ड से सीधे सीधे फूड हमको मिलता है। बहुत बड़ी एक जनसंख्या है जो बर्ड्स के फूड पे ज़िंदा रहती है। बहुत लोकल कम्युनिटीज़ है, बहेलियों की कम्युनिटी। अब तो खैर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की वजह से बर्ड्स को हम पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, लेकिन अभी हाल के वर्षों तक बहुत एक बड़ी ऐसी कम्युनिटी थी जो बर्ड्स के शिकार पे या उनके फूड पे ही डिपेंडेंट थे। उनका पूरा रोज़गार, उनका पूरा जो जीविका थी वो उसी पे डिपेंडेंट थी। फूड के अलावा अगर बात करें तो नेस्ट होते हैं, उनके नेस्ट भी खाने के काम आते हैं और उनका एक्सक्रीटा जो होता है वो खाद के भी काम आता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सारी बर्ड्स जो है सारे फ़ायदे ही फ़ायदे बर्ड से हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। बर्ड्स आर कैरियर ऑफ डिजीज़। तो आपने नाम सुना होगा साहब, ये बर्ड फ्लू कहाँ से आता है? ये बर्ड्स के साथ ही आता है। दे आर कैरियर ऑफ वायरस आल्सो। फिर वो उनका कैरियर जो है, वो जो वायरस है वो इन स्टूल के साथ हम लोगों तक वो पहुँचता है, या हम जब उनके कंटैक्ट में आते हैं तो वायरस हमारे जिस्म में चला जाता है और हमें इस तरह से बहुत सारी बीमारियां भी उनसे मिलती हैं। इसके अलावा उनके परों में, उनकी स्किन पे बहुत सारे पैरासाइट्स भी होते हैं। वो पैरासाइट्स जो हैं वो उनके कंटैक्ट में हम आते हैं तो हमें वो तमाम तरह के नुकसानात हो जाते हैं कि जो कि वायरस से हो सकते हैं। अगर हम बर्ड वाचिंग की बात करें तो हिंदुस्तान में बर्ड वाचिंग एक नया शौक़ है और हिंदुस्तान में ऑर्निथोलॉजी यानी कि जो बर्ड्स की जो स्टडी है, जिसको हम साइंटिफिक लहजे में, साइंटिफिक ज़बान में ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली वाज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, और जिन्होंने कि बर्ड्स के बारे में जितना काम किया उससे पहले या उसके बाद किसी एक सिंगल व्यक्ति ने इतना काम नहीं किया होगा जितना डॉक्टर सलीम अली ने काम किया है। तो दिस ऑर्निथोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी। You study birds, you study their habits, you study their food, you study all their activities. That is known as bird watching, or you can say ornithology. This is very interesting, बड़े अपने आप में engrossing एक हॉबी है। अगर आप एक बार इसको शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से इसको फिर ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग समझते हैं कि ऑर्निथोलॉजी के लिए जो है कोई बहुत बड़े इक्विपमेंट्स या कैमराज और इसकी ज़रूरत, तो ठीक है, अगर आपका इक्विपमेंट है, कैमराज अच्छे बाइनोकुलर्स, इट्स वेरी गुड। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप पहले बर्ड्स में दिलचस्पी लीजिए। जब एक बार बर्ड्स में आप दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं, बर्ड्स आपको अपने आप दिखने लगती हैं, फिर आप देखेंगे कि बर्ड्स की दुनिया अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया है। आप देखेंगे कि एक फैमिली के बर्ड्स, उनकी जो फ्लाइट है वो कैसे एक जैसी होती है। जो एक फैमिली होगी तो उसकी उनका जो खान पान है, जो फीडिंग हैबिट्स है वो कैसे एक जैसी होती हैं। तो धीरे धीरे जब आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे क्या उनके नेस्ट, उनके प्लूमेज, उनकी फ्लाइट, उनकी फीडिंग हैबिट्स, उनका मीटिंग बिहेवियर, उनका जो कोटिंग बिहेवियर है, ये सब इस कदर दिलचस्प है कि आप इसमें एक तरह से जज्ब हो जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि अपने नौजवानों से कि बर्ड वाचिंग को एज ए हॉबी अपनाएं। इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी हेल्दी हॉबी। इसमें साथ ही साथ जहाँ चलना फिरना होता है जंगलों से और हैबिटेट से जहाँ आप रूबरू होते हैं, वहाँ साथ ही साथ अपने आप को इनग्रॉस रखने के जो है एक बहुत ही अच्छा एक तरीका आपके सामने आ जाता है। एंड यू गेट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हाट द नेचर इज़। ये सही है कि हमारे यहाँ एनिमल्स भी हैं, फिश भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बर्ड्स जो हैं मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी जगह हो समंदर की सतह से लेके और अप हिल इन द हिमालयाज़ जहाँ पे बर्ड्स ना मिलती हों। और बर्ड्स भी एक से एक रंग बिरंगी, मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो कितनी रंग बिरंगी होती हैं। अगर आप उनको देखें तो देखते रह जाएं।
बर्ड्स का साइज़ भी खूब वेरी करता है। छोटी सी हमिंग बर्ड होती है, छोटी सी टेलर बर्ड होती है, और कहाँ वो बड़ी सी बर्ड्स एमू या ऑस्ट्रिच या आप कह लीजिए कि सारस क्रेन जो कि हमारे यूपी स्टेट की जो है स्टेट बर्ड है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो मोर, दैट इज़ द पिकॉक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कलर्स। क्या बढ़िया कलर्स होते हैं, आप देखिए, दैट इज़ अवर नेशनल बर्ड। बहुत अच्छा है, बहुत उड़ती नहीं है, भारी होती है, बहुत उड़ती नहीं है, बट इट्स ए वंडरफुल बर्ड। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आई मीन इट्स फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। आप इसमें दिलचस्पी लीजिए, इसको फॉलो करिए, इसको बर्ड वाचिंग को अपनी हॉबी बनाइए, एंड यू विल कम अक्रॉस ए वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ नेचर। थैंक यू वेरी मच।